साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप देख रहे हैं सामने एक रास्ता है और इस रास्ते के सामने गेट दिख रहा है। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये गुप्त वंश का इतिहास है और उस इतिहास में बड़ी सी लाट है। हम चलते हैं इस ऐतिहासिक स्थल के मार्ग द्वारा चल करके उस गौरवशाली इतिहास की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे छिपा है गुप्त वंश का इतिहास। तहसील और ब्लॉक अंतर्गत शाहपुर लटिया, जहाँ पे गुप्त वंश का इतिहास लिखा गया है। और आज मैं जमनिया ब्लॉक, जो गाजीपुर का एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के अंतर्गत शाहपुर लटिया नामक एक गांव पड़ता है। शाहपुर लटिया नामक गांव का ऐतिहासिक संबंध है और इस शाहपुर लटिया गांव के बाहर खेतों में ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, मैदान है, मैदान के बाहर एक बड़ा सा 5 बीघे में घिरा हुआ एक कैंपस है और इस कैंपस में इस चहारदीवारी के अंदर गोल्डन हिस्ट्री यानी सुनहरा इतिहास छिपा हुआ है। इस इतिहास को जानने के लिए मैं अपने चैनल जय घोष की तरफ से उपस्थित हुआ हूं और इधर आप देख रहे हैं कि लोहे का गेट है और बड़ी सी बाउंड्री है। बाउंड्री के अगल बगल फसरे हैं, ये अरहर का खेत है, अरहर बोई गई है। और इधर देख रहे हैं अशोक के वृक्ष किनारों किनारों पर हैं और इधर देख रहे हैं एक लाट दिख रही है, पत्थर की लाट है और इस लाट पर कुछ ऐसे ऐतिहासिक चीज़ लिखे गए हैं, ऐसे ऐतिहासिक चिन्ह बनाए गए हैं जिसको देख करके आप आश्चर्यचकित होंगे। चलिए हम चलते हैं इतिहास पर प्रकाश डालेंगे आज। और इस लाट को स्थापित आज से हजारों वर्ष पहले किया गया था। आप इधर देख रहे हैं कि ये पुरातत्व विभाग द्वारा बनाया गया जो भी है, यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 का 24 के अधीन राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। यदि कोई इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, हानि पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है तो उसे 3 महीने तक की कैद अथवा 5,000 रुपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों भुगतान करना पड़ सकता है। देखिए, ये पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए नोटिस हैं, सूचना पत्र हैं जो मिट गए हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा कैंपस है। कैंपस के अंदर आप देख रहे हैं कि इधर लाट है और करीब 5 बीघे ज़मीन पर ये अवस्थित भूभाग है जिसमें ये मैदान है। उधर जो है स्तंभ का टूटा हुआ बिखरा भाग स्थापित किया गया है। रहने के लिए यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए उनके लिए व्यवस्था की गई है और इधर जो है लाट का कैंपस है। साथियों, यह इतिहास का एक बहुत बड़ा अंग है जहाँ पर हम आज अपने चैनल के माध्यम से पहुँच गए हैं और आपको बताएंगे कि यह जो है लाट क्या संदेश देता है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा नमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश के जमानिया ग्राम सभा अंतर्गत शाहपुर लटिया गांव में उपस्थित हुआ हूं और सिवान में आप देख रहे हैं कि बड़ा सा लाट है जिसे सम्राट अशोक का लाट या गुप्त वंश की लाट के रूप में जाना जाता है। साथियों, यह विवाद का विषय आज भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों तथा मौर्य वंशी नेताओं के द्वारा इसे मौर्य काल से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इस लाट को स्थापित किया गया था। यह लाट जमीन से करीब 25 फीट ऊंचा पर है और इसका जो परिधि है करीब 4 से 5 फुट की है और यह लाल बलुआ पत्थर जो प्रायः मिर्जापुर के पत्थर से बना हुआ है। यह एक ही पीस है, एक भाग उसका ऊपर से टोपी नुमा है जिसको बाद में वो गिर गया था, उसे
ले जा करके वहाँ पे स्थापित किया गया है। साथियों, गुप्त वंश में यह लाट इसलिए साबित करते हैं कि गुप्त वंश का जो भी लाट होती है उस पे ऊपर जो है शेर होते हैं, कमल का ऊर्ध्वमुखी होता है कमल, और उस पे जो टोपी-नुमा भाग होता है उस पर गरुड़ जी की मूर्ति होती है। जैसा कि इस लाट के सबसे ऊपरी भाग पर गरुड़ जी की मूर्ति दोनों तरफ पाई गई है। ओल्डहम ने भी यह साबित किया है, कनिंघम ने भी यह साबित किया है कि यह लाट जो है गुप्तकालीन है और भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना या गौरव के साथ उसे प्रस्तुत करना बहुत ही गौरव की बात है। साथियों, मैं गुप्त काल के इस राजवंश का जो कालक्रम है उसको मैं और वहाँ पे कौन-कौन से राजा हुए हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस राजवंश में महाराजाधिराज श्री गुप्त घटोत्कच हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको इस वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का प्रथम राजा और गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, जो 319 से 335 ईस्वी तक यानी 15 वर्ष तक शासन किया। फिर इस वंश में दूसरे राजा हुए समुद्रगुप्त, पराक्रमांक 335 से 375 यानी 40 वर्ष तक शासन किए। फिर इसी वंश में चौथे राजा हुए समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जो है बहुत पराक्रमी थे, 40 वर्ष तक शासन किए। पांचवें जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो 375 से 415 ईस्वी तक यानी 40 वर्ष तक शासन किए। फिर इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान आया था, और इसके बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, जो 415 से 455 यानी 40 वर्ष तक शासन किए। इसके बाद सातवें राजा के रूप में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, जो 455 से 467 ईस्वी यानी 12 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद पुरुगुप्त आए 467 से 473 ईस्वी यानी, इसके बाद बुद्धगुप्त आते हैं 476 से 495 यानी 19 वर्ष तक शासन किए। इसके बाद नरसिंह गुप्त विक्रमादित्य, जो 495 से 510 ईस्वी तक यानी 15 वर्ष तक शासन किए। और गुप्त वंश के अंतिम और एक राजा बहुत कम समय तक शासन किए, जिनका नाम था भानुगुप्त, जो 510 ईस्वी और उसी ईस्वी में वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इस गुप्त वंश में वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त आदि 11 राजा हुए। इन 11 राजाओं ने कुल 175 वर्ष इस भारत जैसे बड़े देश में 175 वर्ष तक शासन किया। साथियों, अभी आप यहाँ से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर यानी पूर्व उत्तर की तरफ, पूर्व और पश्चिम की तरफ जो सैदपुर स्थान है, सैदपुर भीतरी है, सैदपुर भीतरी में स्कंदगुप्त की लाट लगी हुई है और लगभग इतनी ही बड़ी है। उसमें ये सारे चिन्ह मिलते हैं, गरुड़ की भी मूर्ति है और उसमें लिखा भी गया है, और इसकी इसी तरह से गोल और लाल पत्थर का वो भी बना हुआ है। साथियों, आपको बता दें कि मौर्य काल के लाटों और ये गुप्त काल के लाटों में ये अंतर है कि मौर्य काल का जितना भी लाट बने हैं सभी जो या तो चतुष्कोणी हैं, खष्टकोणी हैं या तो अष्टकोणी हैं, जबकि गुप्त वंश की जितनी भी लाटें बनी हुई हैं वह गोल हैं और बलुआ लाल पत्थर से हैं, और ऊपर के जो शेर हैं, शेर के अलावा जो सबसे ऊपरी भाग होता है उस पर गरुड़ जी की मूर्ति होती है। जबकि मौर्य वंश के लाटों पर पशुओं या बैलों का चित्र बना होता है। निसंदेह यह लाट जो है गुप्त वंश की बता रही है। प्रमाणों के अनुसार इसको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है यह गुप्त काल की है। साथियों, मैं बता दूं कि गुप्त वंश का बहुत ही प्रतापी राजा जो स्कंदगुप्त था, वह स्कंदगुप्त जो है 455 से 467 यानी 12 वर्ष तक शासन किया। देश में उस समय वह राजा हुआ जब हुनों का आक्रमण देश पर हो रहा था, और वह पाटलिपुत्र पटना उसकी राजधानी थी। वहाँ पर उसके पिता को मालूम होता है कि अ, पश्चिम से हूणों का आक्रमण हो रहा है। हूण जो है सिकंदर महान की मृत्यु के पश्चात 322 ईस्वी में जो है
चल देते हैं। 323 में उसकी मृत्यु होती है। रोमन साम्राज्य, चाइनीज़ साम्राज्य को विध्वंस करने के बाद वो भारत में घुसते हैं। जैसा कि उसने सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया के नाम पर लूटने के लिए यहाँ पर आए और वह घुस जाते हैं। तब जो है इनके स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त चिंतित हो जाते हैं और अपने जो 2 बेटे होते हैं दूसरी पत्नी के, उनसे कहते हैं, वो नहीं आते हैं। तो उस समय जो है स्कंदगुप्त कहता है मैं हुणों से टक्कर लूँगा। 700 घुड़सवार सैनिकों को लेकर के वह भीतरी यानी औड़िहार के पास पहुँच जाता है। औड़िहार पहुँचता है और औड़िहार के पास जो है हुणों से सामना करता है। कई चक्र युद्ध होता है, 2 बार हार जाता है। तीसरी बार वह जो है जब युद्ध होने को होता है, नर्वस होकर, निराश होकर के अपनी सेना के साथ ज़मीन पर सोने लगता है। तो उसके सेनापति और उसके सैनिकों ने कहा कि जब मेरा राजा इस तरह से दुखी होकर ज़मीन पर सो रहा है तो हम लोग का जीना धिक्कार है, हम लोग का जीना बेकार है। और शपथ करते हैं कि इसी तरह से हम लोग हुणों से लड़ेंगे, मारेंगे या मरेंगे, लेकिन इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे। तीसरी बार जब युद्ध होता है, जम करके लड़ाई होती है, पूरी सेना जो है 700 घुड़सवार जो है हुणों को दौड़ा दौड़ा करके उनकी गर्दन को काटते हैं और काट करके उनको परास्त कर देते हैं। सेनापति भी मार दिया जाता है। इसलिए उस स्थान को औड़िहार जो है हुणहार नाम पड़ा। हुणहार जो है हुणों की हार की वजह से उस स्थान को जो है हुणहार रख दिया गया। कालांतर में शब्दों का संकुचन होता है, विस्फुटन होता है, तो वह औड़िहार बन गया। फिर उसके बाद वहाँ से करीब 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर भीतरी जो स्तंभ है स्कंदगुप्त का, वहाँ पर आता है। कुछ बचे हुए और भी भाग रहे थे, उनको भी दौड़ा दौड़ा करके उनकी गर्दन को काट देते हैं। तो उस स्थान को मूढ़िहार कहते हैं और उसको मूढ़िहार कहते हैं इसलिए कि हुणों के मूड़ी को काट करके वहाँ जो है दर्जन की संख्या में जो है वो माले के रूप में बना दिए थे, इसलिए उसको मूढ़िहार कहते हैं। साथियों, जो स्कंदगुप्त था वो ऐसा पराक्रमी राजा था, ऐसा गौरवशाली उसका इतिहास रहा है कि जिसको हमको गर्व करना चाहिए। वह जो है राजा ऐसा था कि जब देश विध्वंस की स्थिति में था, जब देश विध्वंस के साथ साथ इसका कोई सामना करने वाला नहीं था, तब स्कंदगुप्त जो है 25 वर्ष की अवस्था में उस स्थान पर जाता है, युद्ध करता है और उनको जो है हरा देता है। साथियों, स्कंदगुप्त ऐसा शासक था जो कभी शादी नहीं किया। स्कंदगुप्त ऐसा राजा था जो है कभी शासन नहीं किया। अपने भाई को 7 वर्ष तक तो शासन किया, लेकिन फिर अपने भाई को उस पे बैठा देता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। साथियों, स्कंदगुप्त ऐसा प्रतापी राजा था जो देश को विपत्तियों से बचाया। स्कंदगुप्त ऐसा राजा था जो बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक, गुजरात तक शासन किया, अफ़गानिस्तान की सीमा तक शासन किया और वह जो था ऐसा राजा था कि इस देश को एक गौरव गाथा, एक गौरवशाली इतिहास दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश और गाजीपुर के जमानिया ब्लॉक अवस्थित शाहपुर लटिया गांव में उपस्थित हुआ हूं। आप सामने देख रहे हैं कि ये बड़ी सी लाट जो 25 फीट लंबी होगी, पत्थर की लगी हुई है और बड़ा सा कैंपस है। कैंपस के अगल बगल आप देख रहे हैं बाउंड्री वाल दिख रही है और छोटे बड़े वृक्ष जो अशोक के वृक्ष लगाए हैं, गार्डन है, पार्क की तरह से ये देख रहे हैं। यह पार्क अपने आप में एक इतिहास को दबाए हुए बैठा है और इस पार्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त वंश के अवशेष को प्रदर्शित करती हैं। आप जानते हैं कि गुप्त वंश इस देश में बहुत ही गौरवशाली इतिहास लेकर के आया था और इसके इतिहास को आज भी हम लोग पढ़ कर के गौरवान्वित होते हैं। गुप्त वंश में 11 राजा हुए थे और इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से होती है जो 315 ईस्वी से स्टार्ट करता है और इसका समापन 495 ईस्वी में समाप्त होता है। यानी यह गुप्त वंश पूरे 175 वर्ष इस देश में शासन किया है। और गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा स्कंदगुप्त हुआ करता था जो 455 ईस्वी में इस भारतवर्ष पर शासन किया। वह जो है गाजीपुर जिले में धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित ही था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अपने साम्राज्य के प्रचार प्रसार के लिए सैदपुर भीतरी में एक लाट लगवाया हुआ है। लाल पत्थर की बनी हुई गोल जो है बलुआ पत्थर की लाट लगी हुई है, जो संभवतः इस बात को स्पष्ट करती है कि लाल और गोल पत्थर बने हुए बलुआ पत्थर की जो लाटें होती हैं गुप्त वंश के राजाओं ने ही लगवाया था। और
इसे जो है कभी-कभी लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि यह जो है मौर्य वंश से है और मौर्य वंश की जितनी भी लाटें होती हैं या तो चौकोर होती हैं या तो खष्टभुजी होती हैं या तो अष्टभुजी होती हैं। इससे भी यह खंडन हो जाता है कि ये जो लाटें गोल वाली होती हैं यह गुप्त वंश की हैं, मौर्य वंश की नहीं है। मौर्य वंश की जो लाटें होती हैं सबसे ऊपर सिंह होते हैं, लेकिन गुप्त वंश की लाटों में भी सिंह होते हैं, परंतु सबसे ऊपरी भाग पर जो है बैल या पशु के चित्र होते हैं जो मौर्य वंश को बताते हैं, जबकि इस लाट के ऊपर गरुड़ जी की मूर्ति है, दोनों तरफ गरुड़ हैं। तो यह निस्संदेह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो लाट है, जो शाहपुर लठिया की जो लाट है, यह मौर्य वंश की न होकर के यह गुप्त वंश की है। यह जो आप देख रहे हैं ये जो है कालांतर में जो वो स्तंभ है, उस स्तंभ के सबसे ऊपर का भाग था, क्षतिग्रस्त होकर के गिर गया है और देख रहे हैं कि बलुआ लाल पत्थर से बना हुआ है। ये गरुड़ जी का चित्र है, स्पष्ट दिख नहीं रहा लेकिन उस पार दिखाइए, उधर जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यह लाल पत्थर से बनी हुई जो गणेश जी की मूर्ति है यह टूट करके गिर गई थी। इसको पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पे संरक्षित कर दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता जिसको कनिंघम अलेक्जेंडर कहा जाता है, उसने भी इसको स्पष्ट किया है कि यह जो लाट है यह गुप्त वंश की लाट है ना। और यह लाट जो है अपने आप में यह बताती है कि गुप्त वंश का कितना ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और हम यहाँ पे जो खड़े हैं देख रहे हैं छतरी है, छतरी के नीचे इस लाट को स्थापित किया गया है। यह स्थान जो है पुरातत्व के अंतर्गत संरक्षित कर दिया गया है। यहाँ पे भाई साहब हैं, आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह। और आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं क्या? जी सर। आप किस पद पे हैं? चौकीदार है यहाँ का। यहाँ पे कितने कर्मचारी हैं? 4 कर्मचारी। 4 कर्मचारी हैं। आप लोग दिन रात यहाँ पे रहते हैं? रहता है। ये सुबह शाम कब तक ये खुला रहता है? सुबह 8 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कस्टडी में ये है भाग? हाँ हाँ, उनके देख रेख में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि ये जो लाट है, इस लाट के बारे में आप लोगों को क्या बताया जाता है या आप क्या जानते हैं, या सरकारी जो अधिकारी आते हैं, सर्वेक्षण विभाग से आते हैं, पुरातत्व से आते हैं, इसके बारे में क्या बताते हैं? जो श्रम का जैसे सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार जी जी जब हम लोग यहाँ पर हैं तो एक बोर्ड बना था, जी। उस बोर्ड में लिखा गया था कि ये जो लाट है वो गुप्तकालीन लाट है। अच्छा अच्छा। और अलेक्जेंडर कलिंघम के अनुसार लिखा गया था कि यहाँ राजा मदनेश्वर का किला था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्होंने बताया था कि ये गुप्तकालीन है। अच्छा, राजा मदनेश्वर रहने वाले कहाँ के थे? बिहार के। बिहार के, बिहार के। तो गुप्त काल से ही संबंधित थे। गुप्त काल संबंधित था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 1870 में जो है ओल्डहम जो इंग्लिश इतिहासकार था, सबसे पहले गिरी हुई इस लाट को अस्तित्व में लाने वाला वही है। उसने खोज किया तो उसको खड़ा कराया था और उसने भी स्पष्ट किया है कि यह जो लाट है सबसे ऊपरी भाग पर मौर्य वंश का जो भी लाट होता है तो उस पर किसी पशु का या बैल का चिन्ह होता है, जबकि इस पे क्या है? नहीं है। इस पे नहीं है, इसमें गरुड़ जी का है। गरुड़ जी का। तो इससे स्पष्ट है कि ये गुप्त काल से ही गुप्तकालीन, संबंधित है। हाँ, जैसा कि भीतरी में है। हाँ, बलुआ पत्थर से निर्मित जिससे हाँ, ये भी है। हाँ, और सैदपुर भीतरी का भी बलुआ पत्थर से ही हाँ, निर्मित है। बलुआ पत्थर और मिर्जापुर से ही ये सब बन करके आती थी और लगाया जाता था। मिर्जापुर में ही लाल पत्थर होते हैं। हाँ। तो ये बताओ आपकी यहाँ स्थानीय लोगों की क्या मान्यता है इस लाट के संदर्भ में? देखिए, स्थानीय लोग इसे गुलिया माई के नाम से पूछते हैं। अच्छा, जो ग्रामीण जो जो आम ग्रामीण जनता है। एरिया के लोग हैं, हाँ, वो गुलिया माई के लोग से गुलिया नाम माई से का क्या मतलब है? वो देवी के रूप में पूछते हैं। गुलिया माई का मतलब गुल्ली। हाँ, गुल्ली है। गुलिया हाँ, माई का मतलब गुल्ली है कि वो लोग कहते हैं किसी ने गुल्ली मारा है, हाँ, हाँ, वो यहाँ आ आला गए। उदल के टाइम का। हाँ, आला उदल का टाइम का। तो लोग इसको पूछते हैं, देवी के रूप में पूछते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ कब कब लोग आते हैं पूजा करने के लिए? जब भी कोई उनका खुशी का त्योहार होता है, शादी विवाह होता है, जो कंगन वो छूटता है, हाँ हाँ। या निमंत्रण पत्र दिया जाता है तो पहले यहाँ दिया जाता है, लोग यहाँ देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको जो है हम भी संरक्षित करें, सरकार भी संरक्षित करे। अगर गांव के लोग इसे धर्म से जोड़कर संरक्षित करें तो वो बहुत अच्छी ही बात है, क्योंकि इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है। और मैं सुनता हूँ कि इसे लोग मौर्य काल से जोड़ते हैं। क्या ये कौन लोग हैं जो इसको मौर्य काल से जोड़ते हैं और क्यों जोड़ते हैं? देखिए, यहाँ एक क्लब है, सम्राट अशोक क्लब। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके अनुसार ये लोग ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म का संबंधित है। अच्छा अच्छा। अशोक सम्राट का ये समय का है। हाँ हाँ। जबकि यहाँ जो बोर्ड लगा है या
सरकारी कर्मचारी कनिंघम के अनुसार जो बातें वहाँ लिखी गई है, हाँ जी। कनिंघम जो पुरातत्वविद था हाँ, पहले, हाँ। उनके अनुसार जो बातें लिखी गई हैं, हाँ। तो उसने बताया है कि ये गुप्तकालीन है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गुप्तकालीन के बताया है। हाँ। जब खुदाई हुई तो उसके अनुसार जो बोर्ड पर लिखा गया था हाँ। कि मंदिर के अवशेष दबे हैं, तो खुदाई होने के बाद 2 मंदिर के अवशेष यहाँ मिले मिला थे। था। अंदर प्लास्टिक ढककर उसे ढक दिया गया है, ऊपर मिट्टी रखा गया है। अच्छा, 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 हाँ। अच्छा। तो ये निस्संदेह गुप्त काल का ही है। दिग्भ्रमित करने के लिए या अपने इतिहास को गौरवशाली बनाने के लिए लोग ऐसा बोलते होंगे। लेकिन निस्संदेह यह बात सत्य है कि मौर्य काल का भी बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा है और गुप्त काल का भी रहा है। मौर्य काल 137 साल रहा है, जबकि ईसा पूर्व रहा है। जबकि गुप्त काल जो है ईसा ईस्वी में आया है ना? 319 से जो है वह रहा है और 175 वर्ष रहा है, 11 राजा हुए हैं। तो यह जो है आप देख रहे हैं, यह मैं जय घोष यूट्यूब चैनल से आप ये जो लटिया है, जो लाट है, जिसको समुद्र स्कंदगुप्त का लाट की तरह से इसको राजाओं ने, इस गुप्त वंश के राजाओं ने स्थापित किया था। यह निसंदेह गुप्त वंश का है और इसको आप अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय घोष।